बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ताहाल कशीदा हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में तवातर के साथ हो रहे हैं। नोशकी में एक बड़ा अटैक हुआ है और उसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए हैं जो रिपोर्ट हुआ, और पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। 4 एहलकार जाँ बहक हुए हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। लेकिन जो पुरअमन मुजाहिरीन थे जो लापता अफराद के हवाले से मुजाहरा कर रहे थे कोयटा में, और उनके धरने के ऊपर धावा बोला गया, और ऐसा 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा ये लड़ाई इतनी बड़ी कि वहाँ पे गोली चली और गोली चलने के नतीजे में 3 लोग जाँ बहक हो गए। अब इसमें जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत का दावा है कि फायरिंग मारंग बलोच के साथियों ने की, जो लोग मारंग बलोच के साथ मौजूद थे, और उसकी वजह से कुछ अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि मुजाहिरीन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि जी लापता अफराद हैं, मसकशुदा लाशें हैं, ये वाले मामलात हैं, इन पे हम एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने हमारे ऊपर धावा बोला हमारे मुतालबात सुनने की बजाय, और हमारे ऊपर शेलिंग की गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 लोग शहीद हो गए और जो बाकी 13 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनमें कुछ शदीद ज़ख्मी भी हैं। अब इसको अगर आप लॉजिकल देखें, मनतकी अंदाज में अगर आप इस सारी चीज़ को देखें तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। देखें, कोई राहगीरों की लाशें लेकर तो मुजाहिरीन सड़कों पे नहीं रख सकते ना। जो लाशों के साथ मौजूद थे वो लाशों के रिश्तेदार थे और उनके लवाहिकीन थे, और वही लाशें रख कर सड़कों पे बैठे। अगर मारंग बलोच ने या उनके साथियों ने इनको कत्ल किया होता तो वो कभी भी मारंग बलोच के साथ ना बैठते, तो वो बैठे रियासत के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि जो लवाहिकीन है उनका भी ये मानना है कि जो गोली चली है वो पुलिस की जानिब से चली है और पुलिस की गोलियां इन्हें लगी हैं। अब मारंग बलोच साहबा को गिरफ्तार करने के बाद जो लेटेस्ट इतला है वो ये है कि उनको कोयटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, और 3 MPO के तहत 1 माह के लिए उन्हें जेल में मुंतकिल किया गया है। तो क्या 1 माह तक ये हुकूमत उन्हें जेल में रख पाएगी? ये एक अलग सवाल है, क्योंकि आलमी सतह पे बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बहुत ज़्यादा उठ रही है। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, जरीदे हैं, जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, चाहे यूरोपीय यूनियन के अंदर है, चाहे वो अमेरिका में और बरतानिया में है। तो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके बारे में बात कर रही है कि मारंग बलोच के साथ और बलूचिस्तान के अंदर जो ज़्यादती हुई है उसको ख़त्म किया जाए, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आलमी सतह पे या लोकल सतह पे, किसी सतह पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। और ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि बलोचों के साथ कोई इंसिडेंट होता है बलूचिस्तान में और पंजाब उसकी शिद्दत को उसी तरह महसूस करता है। दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप। जब कौम का एक लीडर होता है ना तो कौम एक दूसरे का दुख समझती है। आप गौर करें ना, ये कौम इकट्ठी कब हुई थी? इसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इकट्ठा किया था। ये सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अलग मुल्क बना लिया। फिर उसके बाद इस कौम को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने इस कौम को इतना तकसीम किया कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। बार बार कौम को तकसीम किया गया। जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस किए गए, कबायलियों को मारा गया, तो कभी पंजाब से, सिंध से आवाज़ नहीं उठी। जब कभी बलोचों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया तो कभी पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरिया से और सिंध से आवाज़ नहीं उठी। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी एक पाकिस्तान के कोने में भी जुल्म और ज़्यादती होती है तो पूरा पाकिस्तान उस दर्द को महसूस करता है। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक, पूरे पाकिस्तान ने इस दर्द को सहा है गुज़िश्ता 3 साल में। जबरी तौर पे गुमशुदा होना क्या होता है, पंजाब के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पहली मरतबा सही तरह पता चला है, कबायली इलाकों को छोड़कर। और इसके अलावा जो है वो पूरी कौम का एक लीडर भी है। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कौम को एक लड़ी के अंदर जोड़ दिया है। आज बलूचिस्तान में मारंग बलोच के साथ ज़्यादती होती है और पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, ज़ोरदार आवाज़ उठाई जाती है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, मुजाहिरीन पे जो तशद्दुद किया गया है, पुरअमन लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, और हमेशा ये मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर ही गिरता है बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है, लेकिन सियासतदान इसके अंदर सहूलतकारी करते हैं। ये हमेशा से होता आया। बलूचिस्तान में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट इतना कुछ नहीं कर सकती थी अगर सियासतदान
एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी ना करते। अब ये दो तरफा ट्रैफिक है। होता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के सियासतदान लेकर आती है बलूचिस्तान में, वो सियासतदान फिर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक वो एक्ट करते हैं, अपना भी काम चलाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का काम भी चलवाते हैं। अब इस वक्त जो है, अगर यहाँ पे कुछ गैर जमहूरियत कंडे अपनाए जा रहे हैं और जबर किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं, सीधी गोलियाँ चलाई जा रही हैं, ख़वातीन की हुर्मत का पास नहीं रखा जा रहा, बलोच रवायात को जो है वो उठाकर बाहर फेंका जा रहा है, तो ये सब कुछ करने के पीछे जरदारी ख़ानदान है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी। इन दोनों की बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, लिहाजा ये दोनों जिम्मेदार हैं। बिलावल ने बातें तो बड़ी की थी, ख़वातीन का एहतराम किया जाए, हर खातून की बात सुनी जाए, लापता अफराद के हवाले से वो बोलता रहा, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बोलता रहा, इंसानी हकूक़ की पामालियों के जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ था। मगर औकात ये है कि बजाय दुखी अफराद से बात करने के, उन पर बिलावल की हुकूमत हमला करवा देती है और उन्हें मजीद तकालीफ देती है। मर्दों ने ख़वातीन को घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखें, ये सिंध के अंदर भी यही जुल्म और जबर करते हैं बिलावल और इनके वालिद, और बलूचिस्तान के अंदर भी बिलावल और इनके वालिद, ये दोनों मिलकर वही वाला जुल्म और जबर कर रहे हैं। अब ये बड़े आराम से जब अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सारा कुछ वो डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट के खाते में। भाई, तो तुम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए फिर क्या कर रहे हो? इस्तीफ़ा दो और अपने घर जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस वक्त जुल्म और जबर और फस्तायत हो रही है तो इस्तीफ़ा दो और घर जाओ या मामलात को ठीक करो। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं हुकूमत को, तो फिर आप इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं और हैं शरीक। नादरीन, यौम पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। यहाँ पे ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया यौम पाकिस्तान के हवाले से। स्टेटमेंट तो है लेकिन इसकी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट तो हर साल यही आता है, मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा, परेड की जाएगी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, गैर मुल्की मेहमानों को बुलाया जाएगा, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म जो भी है वो मेहमान खसूसी होंगे, तो वो सारा कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने इस मरतबा देखी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ISPR की जो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया उसके अंदर सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद आई है कौम को यौम पाकिस्तान के हवाले से। एक उनका जुमला यह है कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान जमहूरी इक़दार और इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरक्की की राह पर गामजन है। जमहूरी इक़दार है इस मुल्क में जमहूरियत, मैंडेट आपने चोरी करके जाली हुकूमत आपने बिठा दी है, ये कौन सी जमहूरियत है? यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ये कौन सी जमहूरियत है? इंतखाबी निशान छीन कर उनको दर्जनों इंतखाबी निशान दे दिए, ये कौन सी जमहूरियत है? और कोई आदमी अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, उसके कागजात छीन लिए जाते हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? इंसानों को जबरी तौर पर लापता करके उनसे अगवा बराए बयान करवाया गया, जो अब भी करवाया जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है? एक जमात को इजाज़त है कि वो हरम पाक के अंदर बड़े बड़े कैमरास लेके सरकारी जेट्स के अंदर बैठ के पहुंच जाएं और उनको वहाँ प्रोटोकॉल भी सरकारी मिले, और दूसरी जमात जो है, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है, वो एक अफ्तार पार्टी भी ना कर सकें, ये कौन सी जमहूरियत है? एक सियासी जमात का झंडा उठाने पर इस मुल्क में पाबंदी है, ये कौन सी जमहूरियत है? उन्हें जलसे की इजाज़त, 1 महीने से वो यौम पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं, 1 महीने से उनको इजाज़त नहीं मिली जलसे के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट ने लटका लटका के मामला आखिरी दिन वापस DC के पास भेज दिया और इजाज़त नहीं मिली। ये कौन सी जमहूरियत है? यानी ये जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ कहानी है जमहूरियत की, जमहूरियत नहीं है। और जिन इस्लामी उसूलों की बात की जा रही है, इद्दत वाला घटिया केस आपने बनवा दिया, ये कौन से इस्लामी उसूल थे जिनके मुताबिक बनाया गया? इंसानों को जबरी तौर पे लापता करना, क्या इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है? आज ख़वातीन को घसीटा गया सड़कों पे, मर्दों ने घसीट के गिरफ्तार किया उन्हें, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अभी मगरिब के बाद, कल रात को मगरिब के बाद दोबारा क्रैकडाउन किया गया बलूचिस्तान के अंदर, जो बहन भाई बैठे एहतजाज कर रहे थे, और इतनी शदीद वहाँ पे शेलिंग हुई है, मारामारी हुई है कि उन्होंने, और कुछ वो बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे थे, तो फौरी तौर पर जो वहाँ पे बलोच एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे, उन सब ने कहा जी हम अभी अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, हम कल दोबारा आकर धरना दे देंगे, आज के दिन के लिए हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये कौन सी इस्लामी रवायात हैं या इस्लामी उसूल हैं और जमहूरियत है? यानी आप कुरान पाक की तलावत करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें, कोई भी चीज़ करें तो तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें,
ये कौन से इस्लामी असूल और जमहूरियत है, मुझे समझ नहीं आती। फिर एक और उन्होंने अज़म का जो आदा किया है, यानी जो कोशां है पाकिस्तान किस बारे में, पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशां है। अवाम की रिकॉर्ड तादाद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चली गई इसी दौरे हुकूमत में। लोग पाकिस्तान से इतने मायूस हो गए हैं, तो ये कौन सी तरक्की हो रही है? जितने बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सारे बंद कर दिए। अवाम की ये कौन सी खिदमत हो रही है कि महंगाई को उठा के कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। बिजली आज 4 से 5 गुना महंगी है, गैस आज 10 गुना से ज़्यादा महंगी कर दी गई है, आटे की कीमत वो भी बढ़ा दी गई है, चीनी डबल कीमत पे मिल रही है, घी वो भी तकरीबन डबल कीमत पे मिल रहा है। हर चीज़ की कीमत 3 साल में बढ़ाने के बाद ये अवाम की कौन सी खिदमत की है? और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, चाहे वो डैम्स के थे, तालीमी इदारों के थे, रोड्स के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत सारे बंद कर दिए IMF के कहने के ऊपर, और लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगा दिया। और जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की दुर्गत बनी है, या जिस तरीके से अदलिया को दीवार के साथ लगा दिया गया है और वहां मनपसंद जजेस भर्ती किए गए हैं सियासी बुनियादों पर, तो इससे इदारों में इस्तेहकाम आएगा? इससे इदारों में कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना ही इससे इदारों में इस्तेहकाम आ सकता है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने किन किन चीज़ों का सामना किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने कत्ल भुगत लिया, रियासत से गद्दारी, साइफर केस भुगत लिया, जिनसी क्राइम इद्दत केस भी भुगत लिया, 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात, तोशाखाना तहाइफ, कोई जुर्म नहीं रह गया जिसका इमरान खान पर मुकदमा ना बना हो, और ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रह गई है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई ऐसी नहीं रह गई, यानी थाना, FIA, नैब, सबका सामना इमरान खान साहब ने किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब सरखरू हो रहे हैं। यानी मैं अगर सीरियसली आपको बताऊं तो इमरान खान के वकीलों ने बुरा काम नहीं किया। जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए हैं ना, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। एक आदमी पे 200 के करीब मुकदमा दर्ज हो जाएं और वकील उन केसेस को लड़ते रहे, तो ये वकला का बड़ा हौसला है। और बहुत बड़े बड़े केसेस इन वकीलों ने उठा के बाहर फेंके हैं। साइफर का केस कोई छोटा केस था? इद्दत जैसा घटिया केस इन्होंने लड़ा है, गद्दारियों के केस इन्होंने लड़े, कत्ल के केस इन्होंने लड़े हैं, तोशाखाना के केस इन्होंने लड़े हैं। तो वकला ने इमरान खान साहब के केसेस बड़े शानदार तरीके से लड़े। स्पेशली जब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का वो जो रिमांड वाला मामला था, बेल वाला मामला था, वो बड़ा शानदार था। वहां पे जैसे साबित किया 9 मई के हवाले से पुलिस का और इदारों का झूठ पकड़ा इमरान खान साहब के वकला ने, वो बड़ा कमाल काम था। तो वकला ने तो काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मामला यह है कि अदलिया इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, अगर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ऊपर से अपना दबाव हटा दे तो इमरान खान साहब उसूली तौर पे चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस की हकीकत सारी दुनिया जानती है, खुद एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने क्यों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की, और बार बार सारे एंकर एक ही काम पे लगे हुए उस दिन से अब तक। सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि तुम यही कहते जाओ कि आप नहीं आए आप तो गद्दार हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क के दुश्मन हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क को ठीक करना नहीं चाहते, आप नहीं आए आप तो दहशतगर्दों के साथ ही। वो ये कर रहे हैं। अब इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू किया है कि जनाब नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी भी तो नहीं आए ना भाई, उन्होंने सीरियस नहीं लिया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को, तो हम उसको क्या सीरियस लें जब आपके अपने लोग नहीं ले रहे। और दूसरी बात यह है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। वजीर दिफा कह रहा है कि मेरा वजीर दाखिला से रब्ता नहीं हो रहा, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूं। ये तो आपकी कोऑर्डिनेशन है और ये आपकी नालायकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर मौक़िफ़ दिया, और दूसरा तहरीक इंसाफ को ये लगता है और वो इस पर बिलीव करते हैं कि अगर वो इस मीटिंग में शामिल होते तो कोई एलामिया ऐसा जारी कर दिया जाता जो इनके खाते फिट कर दिया जाता, और उसके बाद ये इमरान खान के पास जाते, इमरान खान इनकी बेइज्जती करता, और ये वापस मुड़ने का, पीछे हटने का कोई रास्ता इनके पास नहीं बचता, बल्कि ये इमरान खान को माइनस करके दिखा देते। अब नाज़रीन, एक और खबर आई है। PTV के अंदर भर्ती किया गया था जिन सहाफ़ियों को अता तारड़ ने किया था, मनपसंद लोगों को, उनमें अमीन हफीज़ साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। ये पहले लाहौर में जियो में काम करते थे, अब ये फिर कहीं और भी चले गए थे, फिर अब ये आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न में इनको रखा गया है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू किया IG जेल खाना जात का। अब IG साहब ने वहाँ सारा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो भी खाते हैं ना अपने खर्चे से खाते हैं। तो इन्होंने जो खप डाली हुई थी ना कि किसी दिन देसी मुर्गी खा ली, किसी दिन सब्जी खा ली, किसी दिन कोई जूस पी लिया, तो इन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ था इस बारे में। तो इमरान खान साहब
के बारे में आईजी जेल खाना जात ने खुद स्टेटमेंट दे के क्लैरिटी के साथ बता दिया कि इमरान खान साहब जो भी खाते हैं अपने खर्चे पे खाते हैं और बी क्लास में अपनी मर्जी के मेन्यू मुंतखब करने का हक हासिल होता है। इमरान खान अपने खाने का खर्चा खुद उठाते हैं, आईजी जेल खाना जात ने कह दिया। अब इनको शौक था इंटरव्यू करवाने का, इंटरव्यू हो गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब का जो चेहरा है वो फिट किया गया था एक इश्तिहार के अंदर, आधे सफ़े का इश्तिहार था और अखबारात में लगवाया गया था। इसके ऊपर तनकीद की थी। सुबह मैंने अपने कल वाले वीलॉग में, शाम में आपने उसको सुना और उसके बाद मैंने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर तनकीद कर रहा था। देखिए, ये फ़र्क है PMLN में और पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है ना वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। PMLN जो है वो शख्सियत परस्ती है, उनके अंदर एक ख़ानदान की गुलामी है। तो वो जो भी ख़ानदान करता है, सारी की सारी PMLN उनके वर्कर्स बेचारे सारे कहते रहते हैं ठीक है जी उन्होंने कर दिया। कुछ बहुत बुरा कर देते हैं तो वो चुप कर जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन वो कभी भी अपनी क़यादत के खिलाफ नहीं जाते। उनकी ज़हनी शऊर की वो सतह ही नहीं है, ना उनकी लीडरशिप जाती है, ना उनके लोग जाते हैं, ना कोई तनकीद करता है गलत काम के ऊपर। 60 सफ़ों का इश्तिहार छाप दिया, अवाम भूखी मर रही है, लेकिन किसी ने कोई तनकीद नहीं की। बाहर से तनकीद हो रही थी, PMLN के अंदर से जस्टिफिकेशंस दी गई इसकी। पीपल्स पार्टी कुछ भी ऐसा करे तो पीपल्स पार्टी के लोग उनको शाबाश कहते हैं। हालांकि एक दौर था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ऐसा दौर था जब पीपल्स पार्टी का वर्कर बड़ा तगड़ा था, वो लीडरशिप पे सामने खड़ा होकर सवाल करता था कि ये आपने गलत किया, आप आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट के अंदर ये बंदा करप्शन कर रहा है। वो पिन पॉइंट करते थे, वो सामने खड़े हो जाते थे। वहां जमहूरियत थी उस पार्टी के अंदर, अब वो भी नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर शऊर है। अली अमीन गंडापुर साहब का जो है वो चेहरा फिट किया गया अखबार के अंदर और फिर वो तबाही फेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने कि दुर्गत बना के रख दी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की। और इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लिया और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उसको ओहदे से हटा दिया और ये दावा किया है कि जनाब हमारी इतला इसके बारे में नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था और ये तो इन्होंने खुद ही कर दिया था। यानी इश्तिहार पर शदीद तनकीद के बाद अली अमीन गंडापुर इन एक्शन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को ओहदे से हटा दिया। पॉलिसी के मुताबिक सरकारी फंड से इश्तिहारात में किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं है। सरकारी इश्तिहारात सिर्फ अवामी मफाद में और आगाही के लिए मुख्तस हैं। ये फैसल अमीन गंडापुर जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं उन्होंने ये बात की है। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि एक सेक्रेटरी की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो वज़ीर आला की पगड़ी वाली तस्वीर उठा के अखबारों में छाप रहा है और पूछ भी नहीं रहा। अब दो में से एक चीज़ है, या तो इन्होंने रल मिल के इश्तिहार लगाया और अब मुकर गए हैं, और दूसरी चीज़ या फिर ये हो सकती है कि ये जो सेक्रेटरी था ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में या अली अमीन गंडापुर की मुखालिफ सियासी जमातों के हाथों में खेल रहा था और इसको ये कहा गया था कि तू ऐसा इश्तिहार छाप दे तो ऐसे हो जाएगा। मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता कि इसने बारों बार इश्तिहार छाप दिया और इसने पूछा भी नहीं। ये चीज़ें अप्रूवल के लिए जाती हैं। एटलीस्ट जो वजारत इत्तलाआत है उनको इन चीज़ों का पता होता है, पहले से पता होता है, क्योंकि वही बाद में पैसा जारी करते हैं, वही इश्तिहारात जारी करते हैं। तो ये इश्तिहारात बगैर अप्रूवल के लगते नहीं होते, इनको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है। बहरहाल ये बड़ी फतह है जी सोशल मीडिया की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अपने नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो यहां से ये पता चलता है कि ये तहरीक इंसाफ शख्सियत परस्ती नहीं कर रही। ये इमरान खान को पसंद जरूर करते हैं लेकिन उसूलों की वजह से करते हैं। जिस दिन इमरान खान साहब अपने उसूल तोड़ेंगे शायद ये इमरान खान को फिर पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि अली अमीन गंडापुर को ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने गंडापुर की शक्ल अखबार के अंदर लगी हुई देखी और अवाम के पैसों से लगी हुई देखी, इन सब ने अटैक कर दिया अली अमीन गंडापुर के ऊपर और उनको फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ गया। हो सकता है अगर ये अटैक ना होता तो वो एक्शन ना लेते और ऐसी गंदी आदतें पड़ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अप्रिशिएट कम से कम करना चाहिए कि उन्होंने एक एक्शन लिया और एक गलत चीज़ जब पॉइंट आउट हुई तो उन्होंने कहा जी इसको उठाओ और बाहर निकालो। अब नाज़रीन 23 मार्च के हवाले से आलिया हमजा साहिबा ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और ये आज के हवाले से है। उन्होंने कहा जी 23 मार्च यौम पाकिस्तान, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मोहतरमा आलिया हमजा की 23 मार्च के हवाले से अहम हिदायत। तहरीक इंसाफ पंजाब भर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालेगी और कौमी और पार्टी परचमों के साथ आप निकलें और बता दें कि ये मुल्क हमारा है,
हम इसे गासिबों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आजम इमरान खान ही पाकिस्तान खान है। कल आज़ादी और हकीकी आज़ादी का पैगाम हर गली, हर शहर, हर तहसील में गूंजना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जिन हलकों में वजीर आजम खान अफ्तार की सरगर्मियां हो रही हैं वो अफ्तार के बाद लाजमी सड़कों पर निकलें। ये आलिया हमजा साहबा का स्टेटमेंट है और ये अहकामात है उनके पंजाब की पार्टी के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जैसे ही रात 12 बजे तो बहुत सारे इलाकों में लोग निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और इमरान खान साहब की तस्वीरें लेकर। स्पेशली लाहौर में एक बहुत बड़ा जुलूस हुआ है। नादरीन एक खबर और, बलूचिस्तान से एक डेरा बुगटी से लगभग 1 दर्जन के करीब अफराद लापता हुए हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कुछ बलूचिस्तान में मौजूद हमारे दोस्तों की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 6 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हो गई है और बाकी का अभी तक पता नहीं चल रहा। डेरा बुगटी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है और वहाँ पे नौजवानों को लापता किया गया है। एक आखिरी खबर मैं आपको बताता चलूँ जाते जाते, तनख्वाहदार तबके के हवाले से हुकूमत ने यह कहा है कि फौरी तौर पे हम तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। बिल्कुल साफ उन्होंने इनकार कर दिया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दे सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, काबीना की तनख्वाहें बढ़ा लें। पंजाब में सारे MPs की, काबीना की, जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उन सब की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। इसी तरह वफाक ने भी यही किया, सेनेट में भी यही, हर तरफ ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं खुद ही। कैबिनेट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं जनाब, 188% बढ़ा ली हैं, या 10%, 15% अगर सरकारी मुलाजमों की बढ़ा देंगे तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस मरतबा तो 50% तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। जो हालत कर दी है इन्होंने आम आदमी की महंगाई के जरिए से। हुकूमत का स्टेटमेंट सुनाता हूं, उसके बाद वीलॉग खत्म करता हूं। हुकूमत क्या कह रही है, हाथ झाड़ के ये तो उठ जाते हैं, अपनी जेबें भरने का इनको शौक है, आम आदमी का इनको कोई एहसास नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम है वो क्या करे कि रिश्वत देना शुरू कर दे, बेईमानी करना शुरू कर दे। भाई जो आदमी ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है उसको वो वसाइल भी तो दें कि वो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले, उसको उतनी तनख्वाह तो दें कि वो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले। एक तरफ आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे। स्टेटमेंट सुने, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का काफी बोझ है मगर मुल्क की मईशत के हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पर मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाना मुमकिन नहीं। अब ये मान रहे हैं कि मईशत खराब है, यानी इनके अखबारों में बयानात में कहते हैं हमने मईशत संभाल ली, लेकिन जब आम आदमी की बात आती है, तनख्वाहदार तबके की बात आती है तो फिर ये कहते हैं नहीं हालात ठीक नहीं, हम नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।